धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। बल्कि मुझे लगता है ये शब्द बदल देना चाहिए कि फिलिस्तीन से जुड़ी हुई खास खबरों की, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया, बल्कि वेस्ट मीडिया जो है वो एक प्रोपेगेंडा रच रहा है कि फिलिस्तीन को अलग दिखाए, जहां पे वेस्ट बैंक है, और गाजा को अलग दिखाए। ये उसका एजेंडा है, हमें उसमें फंसना नहीं चाहिए। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम प्रमुखता से बात करने जा रहे हैं वो आया है स्पेन से सामने। स्पेन क्या दुनिया का पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा बहुत जल्द दे देगा? क्यों ये चर्चाएं चल रही हैं, करेंगे इन सब पर बात, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। आपका पसंदीदा टॉपिक है सबसे पहली हेडलाइन, जिसमें 64 भारतीय नौकरी करने के लिए इजराइल पहुंच गए हैं। जी हाँ, और यह बड़ा ही दुखद है हमारे विदेश नीति के लिए, और जिसमें हम फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देते हैं, उस मुद्दे पे भी हम फिलिस्तीन के लोगों को समर्थन नहीं दे पा रहे हैं, बल्कि इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। और केवल 64 ही नहीं जा रहे हैं, कुल मिलाकर 1500 जाएंगे इस महीने तक के अंत तक। इसमें और भी उनकी मांग है वह, और कारण यह है कि उन्होंने 90,000 फिलिस्तीनी वर्कर्स को, यानी उनके काम करने वाले मजदूरों को हटा दिया है, निकाल दिया है। और केवल युद्ध के ही के कारण नहीं, बल्कि बाद भी अब उनको नहीं नौकरी देंगे। तो देखिए, जहां तक हमारा नारा है दुनिया के मजदूरों एक हो, हम भारत के मजदूरों को इसलिए वहां भेज रहे हैं कि उन्हें 1.5 लाख रुपया महीना मिलेगा, वहां रहेंगे। किस तरह का खतरा का सामना करेंगे वो अलग बात है। वैसे यह भी पता है कि इस युद्ध के पहले ही से कई भारतीय वहां के सेवा के काम में, चाहे होटल का हो वगैरह वगैरह को, उसके लिए जा रहे हैं। और ये बेसिकली मिस्त्री जा रहे हैं, अभी जो जा रहे हैं। और इनका चुनाव जो हुआ था एक प्रक्रिया के बाद से, यह हुआ था उत्तर प्रदेश हरियाणा में। इनको और भी चाहिए, ये महाराष्ट्र उसे सटे हुए राज्यों में भी करने की मांग है, क्योंकि इजराइल इनसे और भी मांग कर रहा है। जहां तक भारत सरकार की बात है, उसने खास नहीं कुछ कहा है, लेकिन इजराइल के जो एम्बेसडर हमारे हैं, उन्होंने कहा है कि यह स्टेट टू स्टेट हमारा एग्रीमेंट उसके तहत आ रहा है, और आगे चलकर यह पीपुल टू पीपुल एग्रीमेंट होगा। स्टेट टू स्टेट है तो मैं मानता हूं, पीपुल टू पीपुल नहीं है। भले ही 10-15% लोग किसी कारणवश इजराइल को समर्थन कर रहे हो, हम उसमें ना जाएंगे, वह भी दुर्भाग्य है। लेकिन हमारा यह कहना है कि बहुत ही गलत काम हो रहा है। जी, लेकिन ये तो अच्छे दिन आ गए हैं ना, कि सरकार जो है विदेशों में नौकरी दिलवा रही है, और वो भी इजराइल में गोरे गोरे लोगों के बीच। गोरे गोरे लोगों के बीच जो भी है, इतना तो बता ही दूं कि ये जो जियोनिस्ट रिजीम है, उनके जो यहूदी आए हुए अफ्रीका से, जो काले रंग है, उनको भी बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं। यानी वहां भी रंग भेद है। और तुम भारतीयों को बड़ा चमत्कार हो रहा है, तुम्हें नजर आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। और हमारे जो बाकी, खासकर बांग्लादेश से भी जो गए हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम भी जो जाते हैं सऊदी अरबिया, कतर वगैरह, उन्हें भी बराबर का अधिकार नहीं मिलता है। इस भुलावे में ना रहो। जो भी हो, तुम मजदूर थे, थोड़ा अधिक पैसा वहां मिल रहा है, खतरा अधिक है, इसलिए, और कुछ नहीं है। जी, मरने के लिए क्या नहीं जा रहे हैं? मौत के मुंह में क्या नहीं जा रहे हैं? क्या इतने हालात बुरे हो गए हैं देश के लोग ऐसे जगह पर जाने से डर ही नहीं रहे हैं, परहेज ही नहीं कर रहे हैं? वह तो नजर आ रहा है। यह लोग रशिया और यूक्रेन में भी जा रहे हैं। यानी पहले एक सामान्य मजदूर बन के जाते थे, अब भाड़े के मजदूर मैं कहूंगा, चूंकि उनके यहाँ कमी हुई है। और ये लोग जाके, मतलब फ्रंट से कुछ किलोमीटर पीछे हटके वह सारे काम करेंगे जो उनकी इंजीनियरिंग कोर किया करता था। ये लोग इंजीनियर नहीं है, लेकिन ईंटा उठाना, प्लम्बर लगाना, दीवार खड़े करना वगैरह वगैरह, युद्ध के लिए जो तत्कालीन सहायता है, काम है, ढोने से लेकर सफाई तक लेकर, ये सब करेंगे। जी, चलिए, अच्छी बात है, कम से कम अपने यहाँ फोटो खींच खींच के भेजेंगे, देखो इस गोरे के साथ आज मैंने ये काम किया, मैं इजराइल में जॉब कर रहा हूँ। घर वाले भी कहेंगे हमारा बच्चा विदेश में नौकरी कर रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वहां पर बड़ा धमाका हो गया है, क्योंकि वहां पर कुछ चिट्ठियां, कुछ पत्र पहुंचे, और उनके अंदर से जब पाउडर निकला तो आंखों में मिर्ची होने लगी। क्या पूरा प्रकरण है सर? एंथ्रैक्स का नाम हम लोग भूल गए थे। काफी पहले ये सब आता था कि चिट्ठियों में एंथ्रैक्स नामक व्हाइट पाउडर आता था, और खोलने से हल्का सा विस्फोट होता था। हो सकता है आंखें खराब हो या कुछ
घायल होने की बात होती थी, चेहरा पे जहां तहां दाग हो जाए, मरने वगैरह की संभावना नहीं थी। लेकिन अब यह नजर आया फिर से, और पाकिस्तान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के घर में पहुंचने वाला था, लेकिन वहां सेंट्रल रजिस्ट्री में जो वहां के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, जो भी उनके रहे होंगे वर्कर्स हैं। क्लर्क वगैरह जी, वो कुछ घायल हुए कुछ ना हुए, और इसका खुलासा हुआ, हंगामा हुआ। यह जस्ट एक दिन उसके पहले हुआ, जबकि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के सारे जज अपनी कार्रवाई शुरू करने जा रहे थे हाई कोर्ट के जज के शिकायत के बाद कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, उनके संबंधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनसे जबरदस्ती इमरान खान के खिलाफ इस तरह का वर्डिक्ट दिलवाया गया, वगैरह वगैरह। तो अब यह नजर आ रहा साफ साफ कि पाकिस्तान किस दिशा में अब फिर से चल पड़ा है। एक लाइन और सुनिए, जहां वह अमेरिका पहुंचता है वहां की जनता यह जाने कि वहां बर्बादी और तबाही हुई होता है। जी, जहां पैर पड़े संतन के वहीं हो गया बंटाधार। लेकिन आप ये बताइए, जो चिट्ठियां गई हैं, क्या ये जजों को डराने के लिए गई हैं, क्योंकि उन्होंने जो आवाज उठाई है आईएसआई के खिलाफ, खुफिया एजेंसी के खिलाफ? ये बिल्कुल डराने की बात है। मान लेते हैं कुछ लोग कहते हैं कुछ मस्खरे थे, बदमाशी कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। इस तरह का मजाक जजों के खिलाफ कोई मायने नहीं रखता है। नंबर 2, हर जजों के पास जो इसमें शामिल थे। नंबर 3, एंथ्राक्स जैसे पाउडर यह ऐसे लोगों को नहीं मिल सकता, और इसमें स्टेट स्पॉन्सर्ड हाथ दिखता है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि चीजें तो आपको खुद समझनी पड़ेगी। जो जिम्मेदारी मीडिया की हुआ करती थी कि परत दर परत खोलकर आपको बताना, वो काम नहीं करता है, सिर्फ भोंपुगिरी कर रहा है। अगली खबर आई है इमरान खान के हवाले से। वो दावा कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को जहर दिया गया जेल में, बीबी बुशरा को। बीबी मुश्रा ने यह कहा कि उन्होंने देखा होगा कि उनके खाने में जो टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड होता है, पता नहीं वो जहरीला कितना है क्या नहीं है, लेकिन उसके 3 बूंद इनके खाने में डाली गई। यह केवल घिनौना ही नहीं, यह डराने धमकाने का काम है कि तुम अंदर से ही माफी मांगो, अपने तथाकथित रूप से जो गुनाह है जो हमने तुम पर थोपे उसको स्वीकार कर लो, अपने हस्बैंड को ही बोलो। दूसरी तरफ इनके पति ने कहा है कि उन्हें भी मारने की मतलब साजिश हो रही है, या डराने धमकाने की, वो सब हो रही है। तो अब जो नई सरकार है वो बुरी तरह फंस गई। एक तरफ अमेरिकी जाल में, दूसरी तरफ जनता उसके विरोध कर रही है, तीसरी तरफ इनकी जो विरोधी है पीटीआई, वह भी पूरा अपना जोर लगा रही है। और देखते हैं कि किस दिशा में बढ़ता है। लेकिन नहीं लगता है कि अभी विपक्षी दल और जहां तक जज है वो अभी इनसे डरने वाले हैं। देखते हैं आगे बिल्कुल कैसा आप होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस दौर में एक मामले में सजा पर रोक लग चुकी है, जमानत मिल चुकी है, और संभावनाएं लग रही हैं कि आगे भी और मामलों में शायद राहत मिल जाए और इमरान खान बाहर आ जाएं, तो उससे पहले उनको जेल में मारने की कोशिश की जा रही है। खबर अगली हमारे व्यूअर्स के सामने मैं रखूं, उससे पहले ही जानना चाहता हूं, आपके यहाँ ये हवाई जहाज इतना क्यों उड़ता रहता है? क्या इसलिए क्योंकि आप वायुसेना में रहे हैं? वायुसेना से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हाँ। इनडायरेक्टली और प्रत्यक्ष रूप से कहें तो मुझे ऐसे जगह घर खरीदना पड़ा। एक रिटायर्ड फौजी के जो भी पैसे बचे हुए थे, जो हम्म। कि डीडीए फ्लैट में है, और पता था कि ऊपर से हवाई जहाज जाएगा, लेकिन उस समय बाकी सब जगहों से सस्ता मिल रहा था। और जितने भी रनवे हैं 3, अब एक चौथा भी आ गया है, तो हम्म। जितने भी रनवे उनका टेक ऑफ और लैंडिंग डायरेक्शन में, खासकर 2 का, वो हमारे घर के ऊपर से आता जाता है। अब तो हमारी आदत सी पड़ गई है। शुरू में जब हम आए थे 13-14 में, तो बड़ा हम्म। मुश्किल होता था, एक और हम्म। ऊपर से गया तो इतना जरूर लगता है कि भैया जब जा रहे ऊपर से तो आवाज आ रहा है कान में, मतलब हम अभी जिंदा हैं। जी, वो जो चीज है कि जो रेलवे लाइन के बगल में लोग घर रहते हैं, उनको आदत पड़ जाती है, वो सोते रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। वैसा हो गया अब आपके साथ? वैसा ही हो गया है मेरे को, मेरी पत्नी को। हाँ, जब मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आते ठहरने तो उन्हें बड़ा दिक्कत होता है, कह रहे कृष्णकांत तुम कैसे गुजर लेते हो? तो मैंने को लोगों से पूछे, यही एग्जैक्टली ही रेलवे का देता हूँ, जो कि उसके बगल में, उसके नाले में, उसके कचरे में रहते हैं बेचारे, वो कैसे जीते हैं वहां पे। बिल्कुल सही। ये दिल होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए, तभी हम अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं, वरना ऊपर को देखेंगे तो तकलीफ में ही रहेंगे। तालिबान को आतंकवादियों की सूची से बाहर करने जा रहा है रूस, क्योंकि पुतिन को लगता है इससे उनके अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर हो जाएंगे। आज के रूस और पहले के यूएसएसआर में बहुत अंतर है। हालांकि इस रूस को हराने में जब उसकी सेना यहाँ पे थी, उस समय यूएसएसआर था, तब तालिबान का बहुत बड़ा हाथ था अमेरिका के साथ। खैर, उसके बाद से तालिबान ने तो अमेरिकी फौजियों को ही बुरी तरह हराया, और 2 साल से वहां पे है। चीन का अच्छा संबंध है, और मैं हमेशा कहता हूं कि चीन का तालिबान से संबंध केवल इसलिए नहीं कि उसका नेबर है और इसलिए चाहता है
कि हमारे यहाँ भी जब देखते हैं कई जगह पूजा होता है तो सबसे पहले जो दुष्ट होता है उसको प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद से देवी देवताओं को करते हैं। तो वही स्थिति चीन कर रहा है, लेकिन वहां पर टाइटेनियम नहीं, लिथियम का बहुत बड़ा भंडार है, $3 खरब के बराबर का है, जिससे बैटरी बनते हैं, जो कार नए जमाने के बन रहे हैं बिना तेल से बैटरी चलने वाले, वो सब है। रशिया का भी यह कहीं ना कहीं से काफी पड़ोस से बनता है, और रशिया भी चाहे, और अभी मॉस्को में जो टेरर अटैक हुआ उसमें हाथ हो ना हो आईएसआईएस का, जिसका खुरासन यानी आईएसके का हाथ होने की बात कही जा रही है। हालांकि इसे अभी रशिया नहीं मान रहा है, और उसको कई ऐसे प्रमाण मिले हैं, उसने कई ऐसे आतंकवादियों को अंदर से भी पकड़ा है जो आगे भी करने की कोशिश कर रहे थे, जिनका सीधा का सीधा प्रत्यक्ष रिलेशन है यूक्रेन और अमेरिका से, और जो वहां के पैसे दे रहे थे ये लोग और बाकी सब कर रहे थे। तो इस तरफ कोशिश हो रही है रशिया की कि इनको अपने साथ मिलाए, और ताकि आगे से यह इस तरह का झूठा क्लेम ना करे, यदि होता भी आतंक तो वहां से हमारे भूमि पर आक्रमण ना हो, उसमें ईरान का भी हाथ होगा। जी, दो नजरिए आपने दिए कि चाइना जो है वो रूस से दोस्ती करा रहा है अफगानिस्तान की, दूसरे रूस को लग रहा है कि भाई आतंकी हमला जो उनके यहाँ हुआ है, अगर हम तालिबान से थोड़ा संबंध बेहतर कर लेते हैं तो हमारे यहाँ की ऐसी स्थिति नहीं होगी। लेकिन मैं आप ही के शब्दों के मुताबिक, आप ही के कहे मुताबिक अगर कहूं कि पाकिस्तान में जिस तरीके से अमेरिका बढ़ रहा है, तो रूस भी चाहता है कि उसके पड़ोस में जाके बैठ जाए अफगानिस्तान में। यह तो एक बात हो सकती है जहां तक एक दूसरे को घेर रहे हैं, और चूंकि चीन के प्रभुत्व से, उसके कंट्रोल से पाकिस्तान बाहर नजर आ रहा है, हम्म। और निश्चित रूप से अभी भारत पाकिस्तान का जो पहले से संबंध एक शांतिपूर्वक था, अब आपस में संबंध बढ़ाने की बात हो रही है, व्यापार तो बढ़ेगा उसमें संदेह नहीं है, वहां पर रशिया का यहाँ आना एक स्वाभाविक है। और दूसरी तरफ तालिबान को भी देखें, जिसकी हमने चर्चा नहीं की, तालिबान भी बिल्कुल अकेले थकेले पड़ गया है, उसकी आर्थिक स्थिति बेहद नाजुक है, और किसी भी तरह के यंत्र, किसी भी तरह का मॉडर्नाइजेशन पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है। अपने यहाँ आधे की आबादी जो लड़कियां जो पढ़ रही थी, कम से कम मेडिकल साइंस और बाकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एचआर में आगे बढ़ती है स्वाभाविक रूप से, उसको बंद कर रखा है। तो बाहर से मदद चाहिए, तो रशिया के साथ वो जरूर चाहेगा कि उसका संबंध बढ़े। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जहां जहां अमेरिका, वहां वहां पर रूस अपने प्रभाव जरूर बढ़ा रहा है। अगली खबर भी रूस से है, उसने यूक्रेन में अंधेरा कायम कर दिया है। उसने पूरे यूक्रेन में अंधेरा कायम कर दिया है, हम्म। और यूक्रेन के जो मेन थर्मल पावर जो प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम्म। कंपनी का नाम है डीटीई, के फुल फॉर्म मुझे नहीं याद है, यूक्रेनियन में है। हम्म। और उन्होंने कहा है कि 6 जितने थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रोलिक पावर प्लांट जो थे, मुख्य रूप से स्पेशली जो बॉर्डर पे खार्कोव था, जहाँ के 1/3 पूरे यूक्रेन का पावर जनरेट होता था, उसको रशिया ने बर्बाद कर दिया। हम्म। पिछले करीब 1.5 से 2 वर्षों तक रशिया अभी तक इन क्षेत्रों पर ज्यादा आक्रमण नहीं करता था, हम्म। कारण वहां की भी जनता परेशान थी, वहां की भी मिलिट्री पूछती थी, भैया ऐसा क्यों करते हो। तो रशिया को हम्म। बहुत उम्मीद था कि वो अंदर जाके जब फाइनली कंट्रोल करेगा तो वहां की जनता, वहां के पावर प्लांट, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी। अब हम्म। रशिया को लग रहा है कि ऐसा फिलहाल नजदीक में, नियर फ्यूचर में नजर नहीं आ रहा है, और उसके कारण यूक्रेन जो हम पर अटैक कर रहा है उससे हमें ज्यादा नुकसान हो रहा है। यूक्रेन पिछले 2-3 हफ्ते से ना भी तो कम से कम 20-25 ऐसे रशियन ठिकानों पर आक्रमण कर चुका है जहां तेल है, दूर दराज में हम्म। तारसन करके है, अभी उसने 2 दिन पहले मारा और भारी डैमेज किया। इसलिए रशिया ने अंततः कहा कि भैया अब हम नहीं छोड़ेंगे, और इसने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से ऐसे ठिकानों पर काफी जबरदस्त 1 हफ्ता से 2 हफ्ते तक आक्रमण करके इसको हम्म। नेस्तनाबूद कर दिया, और 80% वहां का जो था, जो पावर था, एनर्जी था, बिजली था, उसको खत्म कर दिया। और अभी हाल फिलहाल में अगले साल 1.5 साल तक बनने की संभावना मुश्किल है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और उधर अमेरिका भी आरोप लगा रहा है कि ईरान असल में अपने यूएवीज यानी कि ड्रोन दे रहा है रूस को यूक्रेन में हमला करने के लिए। उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे। आगे चलते हैं अमेरिका की तरफ। $175 मिलियन का बॉन्ड देकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तमाम संपत्ति को जब्त होने से बचा लिया है। क्या पूरा प्रकरण है सर? 454 मिलियन का जो उनके ऊपर जुर्माना था, न्यूयॉर्क कोर्ट ने लगाया था, संपत्ति को के मतलब दिखाने में उन्हें हेरा फेरी की थी, ज्यादा दिखा के इजी टर्म पर लोन लिया था, और पूरे संपत्ति को जब्त करने जा रहे थे। तो इसलिए अभी टाइम बीइंग के लिए इन्होंने इसे रोका है, कोशिश की है।
ट्रंप को देखिए, इतनी भारी समस्याएं आ रही हैं। जब से हारे तब से उन्होंने जो हंगामा करवाया, या उनके शब्दों में वो खुद नहीं किया, उनके समर्थकों ने किया, वहां से लेके आज तक एक से एक जगह फंस रहे। एक दो राज्यों ने उनको चुनावी प्रक्रिया पर भी रोक लगाई, वगैरह वगैरह हुआ, लेकिन फिर भी जनता उनको पसंद कर रही है। तो क्या करें, अमेरिकी जनता का और कुछ उपाय नहीं बचा हुआ बेचारों के पास। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे तो कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप हंगामा फिल्म का शक्ति कपूर नजर आता है, जैसे वो बात बात में बोलता रहता है कि मैं खून खराबे वाले खानदान से हूं। तो वैसे ही आप देखिएगा 2-3 दिन बाद बयान आई जाता है डोनाल्ड ट्रंप का कि खून खराबा हो जाएगा। खैर, हम्म। बाइडन ने बात की है जिनपिंग से, लेकिन जिनपिंग ने खरी खरी सुना दी है। क्या है पूरा मामला सर? बाइडेन जिनपिंग से बात कर रहे हैं। उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के एक बड़े वो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो भी वहाँ पहुँच चुके हैं। उसके बाद ब्लिंकेन भी पहुँचेंगे वहाँ। पता नहीं है ब्लिंकेन को, एंटनी ब्लिंकेन को सोता भी कि नहीं, जब देखो जहाज में घूमता रहता है, चाहे मिडिल ईस्ट हो या इधर हो, वो जाएंगे। और इसी के पहले बाइडेन ने बात की। वह मतलब एक तरह से लल्लो चप्पो कर रहे हैं कि भैया, हमने जो किया पास्ट में किया, वो ट्रंप ने किया है, और उसको छोड़ो, अब हमारे साथ संबंध बेहतर करो। और चीन इस मौके को छोड़ेगा नहीं। जो भी है उसको नकारा नहीं है। चीन की है कि उनका स्ट्रेटेजी जो है, स्ट्रेटेजिक रिलेशन अमेरिका के साथ बने रहे, तब से बना हुआ है 1956 के बाद से। जब से अमेरिका ने जब से चीन ने उस समय से कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा था कि सोवियत रशिया के खिलाफ अमेरिका से मिलना जरूरी है, क्योंकि सोवियत रशिया से उनके ऊपर डर था, खतरा था, क्योंकि सोवियत रशिया धीमे धीमे अब पूंजीवादी देश बन रहा है। ये स्टालिन के मरने के 2-3 साल बाद हुआ, और आज तक उसका संबंध बड़ा बढ़िया रहा, इसीलिए ताइवान पर आक्रमण कभी नहीं करेगा। और बाइडेन भी देख रहे हैं बुरी तरह फंसे हुए, उनका चुनाव खुद का है, कहीं से भी जीतने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ उनके जितने भी अस्त्र शस्त्र जा रहे हैं, जो भी जा रहे हैं, यूक्रेन में हार रहे हैं। फिलिस्तीन में जहां तक देखें, मिडिल ईस्ट में देखें, उनकी हर नीति फेल हो रही है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, मिलिटरली तो बुरी तरह फेल है। कुछ भी इजराइल कर रहा है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। देखते हैं आगे क्या रुख लेता है चीन और अमेरिका के संबंध में। जी बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी चीनी कंपनियों पर कार्रवाई की गई ब्रिटेन और यूएस के जरिए, तो उसके बाद बाइडन ने लोलो पोछो की है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, जो आ रही है तुर्की के इस्तांबुल से। दो घटनाक्रम यहाँ पे हुए हैं। एक तो नाइट क्लब में आग लग गई सर, 29 लोग मर गए, और दूसरी चुनाव के बाद वहां पे दंगे बवाल क्यों हो रहे हैं? या ये मर गए, ये दुखद है। पता नहीं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट का क्या स्थिति था। केवल हमारे देश में नहीं, कई अन्य देशों में होता है कि वहां पर लिखा हुआ लाल रंग में बनाया रहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ होता नहीं है। तो पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, बाकी जो होगा उनका मसला है। जहां तक राइट की बात है, काफी जगहों पर हुआ। हकारी इस्तांबुल में तो खैर हुआ ही हुआ, और आगजनी भी हुई। ये जो आग लगी है जिसकी आपने बात की, उससे ये संबंधित नहीं रखता है। और एर्दोगन के लोगों ने कहा है कि यह पीकेके यानी कुर्दिश लोगों द्वारा किया हुआ, लेकिन हुआ शुरुआत हो गई कि एक डिप्टी थे जो जीते थे, वान करके जगह है वहां के, जो मेयर और ये जो लोकल इलेक्शन होते उसमें जिसकी हमने चर्चा की थी, जी। और ये थे पीपुल्स इक्वालिटी एंड डेमोक्रेटिक पार्टी से थे। उसको वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी जीत को खारिज कर दिया। कारण का अभी खुलासा नहीं किया है, और इस पर पूरे वहां पे हंगामा हो गया काफी जबरदस्त रूप से। और पुलिस का रिप्रेशन काफी तगड़ा है, पुलिस और जनता के बीच में काफी तेज से झड़पें हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। अब रुक कर लेते हैं नॉर्वे की खबर का। दावा किया जा रहा है यहाँ पे एक शख्स की लाश मिली है, जिसका नाम सलमान मोमिका बताया जा रहा है। ये वही है जिसने स्वीडन के स्टॉकहोम में जो है पवित्र कुरान को जला दिया था, लेकिन खबरें अपुष्ट हैं। जी हाँ, अजीबोगरीब खबर आ रही है। इसमें यह था कि उस वहां के होटल में जहां थे, किसी ने एक ट्वीट किया कि ये बंदे मरे हुए पाए गए, लेकिन वहां के पुलिस ने या अधिकारियों ने कुछ कहा कि नहीं, उनके पास ऐसे कोई खबर नहीं है, ट्वीट को हटा लिया गया है। तो यह जो बुझी हुई आग थी, उसको फिर से कहीं ना कहीं से कुछ हंगामा करने के लिए बात किया गया है। यह एक अफवाह है या कंफर्मेशन है तो मुझे भी डिटेल नहीं पता है। हालांकि इनके खिलाफ लाखों मतलब डॉलर के इनाम भी थे, चूंकि इनका कार्रवाई वैसा था, ये इराक से भागे हुए लोग थे। और स्वीडन में जो भी इस तरह का जो कार्रवाई होता था, जहां इराक इसके इनके पवित्र जो किताब है इस्लाम ना, कुरान इस्लाम। को, हाँ, इस्लाम की पवित्र उस पे है, उसको आग जलाने की कोशिश हुई, उसकी प्रदर्शन उसके खिलाफ किया गया है। तो ये आदमी जो भी था, मतलब ठीक तो नहीं था,
लेकिन अब मरा गया कि मारा गया कि उसका या अभी सही में जीवित है, अभी पूरा खुलासा नहीं है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। गाजा से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। पहला अपडेट है व्हाइट हाउस से, यहाँ पर इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया गया है। हाँ, ये इफ्तार पार्टी जहाँ भी ये पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी करते हैं, भारत हो या कहीं भी हो, उसका मकसद तो साफ है, वो अपना प्रचार प्रसार के लिए करते हैं और कुछ नहीं करते। और यहाँ पे चूंकि जो भी गाजा में हो रहा है उसके खिलाफ यहाँ के मुस्लिम नेताओं ने, मुस्लिम पार्टियों ने इसका बहिष्कार किया, तो ये हल्का सा सुनते हैं प्रदर्शन वगैरह भी व्हाइट हाउस के बाहर हुआ, और इसी के लिए उन लोगों ने चुपचाप शांतिपूर्वक मनाया, कोई ज़्यादा इसका प्रचार नहीं किया। कुछ इने चुने लोग जो इनके बिल्कुल करीबी के आए थे, और इनका जो भी प्रोपेगेंडा का जो एजेंडा था वह फेल हो गया। जी आईडीएफ के हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन के जो 7 लोग मारे गए हैं, जिस पे कल हमने बात की थी कि 4 मारे गए हैं, लेकिन 7 मरे हैं, उस पर ऑस्ट्रेलिया कुछ कर रहा है, उस पर ब्रिटेन कुछ कर रहा है, लेकिन अमेरिका, कनाडा और पोलैंड जैसे देश पूरी तरह खामोश बैठे हुए हैं, अपने लोगों के मरने के बाद भी नहीं बोल पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की तो बात मैंने कहा, यूके में भी चूंकि अब सुनाक है तो उनको दिखाना है कि अपने नागरिकों के प्रति बड़े ही रिस्पॉन्सिबल है, और इसलिए उन्होंने, लेकिन एक बात ये समझें कि ये लोग तथाकथित रूप से हम जब पढ़ते हैं देखते हैं कि फला फला देश के जो एम्बेसडर है, राजदूत है, उनको तलब किया गया, उनको बुलाया गया, तो बुला के क्या किया गया? क्या ये लोग डांटते हैं उनको? डांट फटकार के तो सवाल ही नहीं है। कहते भैया देखो ये हमारा विरोध है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये लोग बैठते हैं, चाय पीते हैं, समोसे खाते हैं, हाथ मिलाते हैं, हा 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 करते हैं, और फिर बातें खत्म हो जाती है। तो ये जो छोटी सी घटना है, इन लोगों ने जो किया सो किया, लेकिन महत्वपूर्ण बात है जो मुझे भी लगा, और अल जजीरा भी मैंने पढ़ा, कि यह संभवतः जानबूझ के किया गया। जब इनकी 3 गाड़ियां चली है जहां से, इन्होंने आईडीएफ को अपना लोकेशन भेजा और बताया है, इनके छज्जे के ऊपर था कि ये लोग पीस कीपिंग वाले हैं, ये लोग भोजन देने वाले हैं, कुछ 100 किलो या 1000 किलो भोजन देके अब अगले ठिकाने पर जा रहे थे। और 3 में काफी अंतर था, पहले आगे वाले को मारा 600 मीटर का, दूसरे 1.5 किलोमीटर पर तीसरे को मारा, यानी समय का अंतराल था, एक एक करके मारते गए, यानी यह प्लान्ड था, मारा हुआ है। और इनको कहीं ना कहीं से इनको इस तरह का शायद था कि इसमें हमास के लोगों की मदद करें, इसलिए मारा जाए। जी क्या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले यूएनआरडब्ल्यू को बदनाम किया, उसके लोगों को मारा, बहुत सारे देशों से उसकी फंडिंग पे प्रतिबंध लगवा दिया, और अब वर्ल्ड सेंट्रल किचन के जो लोग हैं वो कह रहे हैं हम यहाँ काम नहीं करेंगे, जो साइप्रस से जहाज आ रहा था वो भी वापस मुड़ गया है। ये भूख से मारने की साजिश है ना? बिल्कुल साजिश है। किसी भी तरह की मदद यदि गाजा के लोगों को मिल रहा है, फिलिस्तीन लोगों को मिल रहा है, किसी भी तरह का प्रोपेगेंडा भी उनके पक्ष में जा रहा है, तो ये लोग पूरी की पूरी कोशिश करते हैं कि उनको खत्म कर दिया जाए, मार दिया जाए। इसीलिए कई पत्रकार भी मारे गए, यूएनओ के जो वर्कर्स हैं वो भी मारे गए, और बड़े ही बेरहम और बेशर्म है, क्योंकि इन्हें अमेरिका से हर तरह की मदद मिल रही है, भले ही अमेरिका जो बोले। हालांकि अमेरिकी नागरिक मारा गया, इस पर अमेरिका ने कुछ नहीं बोला। जी अमेरिका तो F-15 देने जा रहा है, इसराइल को बड़ी तादाद में 50 दे रहा है, कह रहे हैं। पता नहीं, अभी पूरा डिटेल नहीं आया है, लेकिन वो हर तरह के सामान, मैंने पहले भी कहा, आज भी कर रहा हूं, कि यदि इजराइल हारने लगे तो अमेरिकी सैनिक भी यहां पहुंच जाएंगे। जी फ्रांस ये कह रहा है कि जो उसके लोग गाजा में जाके लड़ रहे हैं या उन्होंने कुछ युद्ध अपराध किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो अभी क्यों नहीं कर रहा? उनको बुला क्यों नहीं रहा? उनको जाने क्यों दिया? और इस तरह के काम तो वो उन लोगों ने रशियन सैनिकों, या रशियन सैनिक तो ठीक है मान लेता हूं, रशियन सिविलियन के साथ भी किया वहां जाके, और सैकड़ों की संख्या में मारे गए। उनको भेज ही क्यों रहे बिना इनको बताए आ रहे? यह सब एक दिखावा है और कुछ नहीं है। जी खैर, अब बड़ी खबर की बात करते हैं जो आ रही है स्पेन से। स्पेन ने साफ कर दिया है कि जुलाई तक वो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगा। तो क्या वो दुनिया का पहला देश बन जाएगा? और उसके इस कदम के पीछे सिर्फ उसकी सोच है या अमेरिका कहीं से कुछ शुरुआत कराना चाहता है? एक चीज तो यह भी है कि यूरोपियन पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है, जुलाई में ये दे रहे हैं, उसके पहले जून में, जुलाई में देने की घोषणा की गई है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा है कि इनके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के 3 देश और भी तैयार है देने के लिए। तो मतलब पहला होंगे 3 देश, साथ साथ होंगे, मतलब 4 होंगे। और इसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं। अमेरिका की जरूर इसमें वो है कि भाई डिप्लोमेटिकली यदि हम दे देते हैं उसको मान्यता, उसको दे दो, आगे देखा जाएगा 30-40 वर्ष के बाद क्या होगा। लेकिन हाल फिलहाल में
पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ही उसकी देखभाल करेगा। उसके पास कोई भी इस तरह के अस्त्र शस्त्र नहीं होंगे, हमास नहीं होगा। हमास को किस तरह से लोग न्यूट्रलाइज करेंगे देखने की बात है। मुझे नहीं लगता कि वो न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, सफल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह हर जगह वो है। और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इजराइल के अंदर में उसे सटा हुआ, तुम्हें डर किस बात का है? छोटा सा तो रह गया, बड़ा सा जगह में हर जगह इजराइल आ गया है। वेस्ट बैंक कहने के लिए फिलिस्तीन लैंड है, लेकिन है नहीं। इस जेरूसलम को तुमने खत्म ही कर दिया है। वहां भी जो तुम विदेश से बुला रहे हो, जितने भी सेटलर्स हैं, उनको तुम कर ही रहे हो। और जी। अरब देश में अधिकांश नाविक है तो आधा से अधिक देश, जिसका लीडर सऊदी अरेबिया से लेके तुम्हारे इजिप्ट और जॉर्डन सब है, तुम्हारे साथी है। तुम क्यों घबरा रहे हो? कर दो जी, उसी का हिस्सा है। दो तीन सवाल पैदा हो रहे हैं पर सर, पहला सवाल ये हाँ। पैदा होता है कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी का इस्तेमाल करना है अमेरिका को, तो वो फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का हवाई दर्जा दिलवा के इस तरीके से उसको मजबूत करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसका इस्तेमाल कर सके। बिल्कुल बिल्कुल वो कर रहे हैं। और पैलेस्टीन अथॉरिटी अभी नहीं, फ्यूचर में भी उनमें ऐसे किसी भी बंदे को नहीं आने दिया जाएगा जो वास्तव में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और सार्वभौमिक देश बनाने के कदम हो। जी। दूसरा, ये घटनाक्रम अगर घट गया, मान लीजिए ये उठा दिया कदम यूरोप के देशों ने, तो ये जो अरब देश हैं तथाकथित मुस्लिम देश हैं, इनकी जनता में तो और ज्यादा गुस्सा आएगा, क्योंकि इन्होंने तो फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा अभी तक दिया नहीं है। बहुत बढ़िया सवाल, बल्कि बहुत बढ़िया आपने जवाब ही दे दिया सवाल के साथ साथ। और वही नहीं, लैटिन अमेरिका के वो देश जो कि प्रो फिलिस्तीन है और मानते हैं कि फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा दिया जाएगा, वो अभी क्यों नहीं दे रहे हैं? और निश्चित रूप से यदि 3 या 4 ने दे दिया, उसके बाद से एक लाइन लग जाएगी पूरी 50-60 बाकी देशों की, और कि इसको भाई स्वतंत्रता दी जाए, इसको पूर्ण मान्यता दी जाए, डिप्लोमेटिक रिलेशन इनसे बनाया जाए। जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि घटनाक्रम इतने घट रहे हैं कि तमाम को जोड़कर देखना, समझना और आपके सामने रखना आसान नहीं है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर नजर रखते हैं के जी, और उसके बारे में जो ताजा घटनाक्रम जो भी होता है उसे आपको रूबरू कराते हैं, और वो बिल्कुल एक सटीक विश्लेषण होता है। आप लोग पसंद भी खूब करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।